कर्नाटका में पहली बात तो वो हिजाब की कंट्रोवर्सी नहीं, वो बुर्के की कंट्रोवर्सी है। हिजाब तो सिर्फ सर में वो बांधने को कहते हैं, ये बुर्के की कंट्रोवर्सी है। और मीडिया उसको झूठ मूठ हिजाब कंट्रोवर्सी इसलिए बोल रहा है कि फॉरेन में, अमेरिका और बाकी जगह में हिजाब वर्ड को लेके थोड़ी सेंसिटिव हैं लोग। बुर्का बोलेंगे तो वो लोग भी उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। अमेरिका में बुर्का उर्का कोई नहीं एक्सेप्ट करता है, हिजाब तक ठीक है। तो ये, पर मैं उसके अगेंस्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने कश्मीर को बहुत गहरा अध्ययन किया। कश्मीर में अगर आप देखें तो 80 के पहले की जो लड़कियां थीं वो बिल्कुल आपसे भी ज़्यादा मॉडर्न कपड़े पहनती। मॉडर्न का मतलब मेरा ये नहीं है कि कम कपड़े पहनना, मॉडर्न से मतलब वेस्टर्न जीन्स पहनती थी, शर्ट पहनती थी, टी शर्ट्स पहनती थी, हर तरह के कपड़े। और उन लोगों को ऐसा नहीं था कि कोई सोसाइटी बांध रही है कि तुम्हें ये पहनना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उनको स्वतंत्रता थी। और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन आई, उन लोगों ने फिर लड़कियों को मार मार के पीट पीट के ये बोला कि अगर तुम पूरा बुर्का नहीं पहनोगी और आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए। देखिए वहाँ पे जाली वाला बुर्का, कई जगह पे इतना दिखता है आंखें, वो भी नहीं, यानी तुम कुछ नहीं, तुम्हारी आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए, तुम्हें जेल की तरह। और मार मार के उनको बुर्का पहनाना शुरू किया। और सिर्फ उतना ही नहीं, जब ये प्रोसेस पूरी हो गई लड़कियों को बुर्का पहनाने की, आप एक महिला आप समझ सकती हैं, उसके बाद जो दूसरी लड़कियाँ थीं उन लोगों को बोला तुम तिलक लगाओ ताकि पता चले दूर से कि तुम हिंदू हो और हम तुमको पकड़ सकें। तो मुझे पता है ये कैसे शुरू होता है सारी दुनिया में। अफ़गानिस्तान, ईरान में देखिए आप, इराक में देखिए, वहाँ पे लड़कियाँ छोटे छोटे स्कर्ट पहनती थीं, बीचेस में बिकिनी पहन के जाती थी, उन सब की फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं। लेकिन जब टेररिज्म घुसा वहाँ पे, ये इस्लामिक टेररिज्म के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जाते घुसते ही साथ सबसे पहले महिलाओं का और वीकर सेक्शंस को दबाता है, टॉर्चर करता है, उनको बुर्के के अंदर भर देता है। और फिर सारे जो मेल हैं, पेट्रियार्की जो है वो टेक ओवर कर लेती है और बंदूकों के सहारे फिर ना तो आपको गाने की आज़ादी है, ना डांस करने की आज़ादी है, ना कविता लिखने की आज़ादी है, ना एक्टिंग करने की, आपसे सारी आज़ादी छीन ली जाती है। और धीरे धीरे वहाँ से आर्ट, लिटरेचर सब ख़त्म हो जाता है और सिर्फ बंदूकों के राज में वही लोग रह पाते हैं जो उन बंदूकों के ऑर्डर को मानते हैं। इसलिए मैं इसके अगेंस्ट हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। दैट्स द रीज़न। चलो कोई बात नहीं, चलिए धन्यवाद। मैं पिछले 10 साल से मैंने काम कम कर दिया था, बिकॉज मैं पहले तो इसी वजह से 522 फिल्में कर चुका हूँ, इतनी फिल्में की हैं। तो मैं ये फिल्म बाकी फिल्मों की तरह ज़्यादा फोकस है और ख़ासकर ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों की त्रासदी है, उनकी ट्रेजेडी की कहानी है। और इसको पर्दे पर लाना, कला का भी उसमें हाथ था और मतलब क्राफ्ट का भी काम था एज एन एक्टर। और दिल के जितने भी टुकड़े हो सकते थे उनको भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये इस ट्रेजेडी का जो 400,000 लोगों को या 4 लाख 5 लाख लोगों को 19 जनवरी 1990 को अपने घरों से निकलना पड़ा और पिछले 32 साल से उनको कोई न्याय नहीं मिला है। तो कभी कभी उस ट्रेजेडी को देखकर पर्दे पर एक थोड़ा सा मरहम का काम होता है। वो जो उनके साथ हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता, जिनके अपने लोग चले गए, जिन औरतों का रेप हुआ, जिन लोगों का मर्डर हुआ या जिनको घर से निकाल दिया गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन उनकी ट्रेजेडी जो है वो लोगों तक पहुंचेगी, इससे थोड़ा सा लगता है कि चलो हमारे साथ कोई हमदर्दी दिखाने वाला होगा। फिल्म के जो निर्देशक है हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। पहले भी जो फिल्म बनाई थी वो भी अलग थी, ये भी अलग है। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है जब कुछ अलग करने की? मुझे विवेक की फिल्म ताशकंद फाइल्स बहुत अच्छी लगी थी। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में मैंने खुद भी काम किया था। कभी कभी अपनी कॉलिंग मिल जाती है, आपको लगता है कि अब ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये मुद्दे से जुड़ी हुई फिल्में मैं उनमें काम करना, उन पर पिक्चर बनाना चाहता हूँ। आई थिंक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैज़ गॉट हिज कॉलिंग, ही हैज़ फाउंड हिज niche, he has found his truth, and that's very 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 powerful. सर, अगर आपके कैरेक्टर की बात की जाए, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या कुछ रहा है, ये जानना चाहिए। You see, just because आप कैरेक्टर की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं पर उसको उसी हिसाब से दर्शाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो महसूस किया हो उसका दर्द तो एक इंडिविजुअल को महसूस होता है, लेकिन वो करोड़ों लोगों को कैसे महसूस होगा उसके लिए कला की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दोनों को, जो कैरेक्टर का नाम है पुष्कर नाथ है, जो मेरे फादर का भी नाम था, दोनों को जोड़कर लोगों तक पहुंचाना और अपने दर्द को छुपा के रखना, वो बड़ा मुश्किल था। बट काम मुश्किल ना हो तो उसको करने का फ़ायदा क्या अगर ना हुआ तो। सर, आपसे और एक बात जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने ये
द कश्मीर फाइल में पूरी ये जो मतलब रिसर्च किया है आपने, सारी सच्चाई को आपने दर्शाने की कोशिश की है, जानना ये चाहूँगी कि कहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट यहाँ पे है, इसलिए ये घटना हुई, किसकी फॉल्ट लगती है? कभी कभी सच्चाई को दिखाने में एज इट इज़ उसमें किसका फॉल्ट रहा, किसकी परेशानी थी, वो लोगों को डिसाइड करना चाहिए। हम तो कहानी के पात्र हैं और हमने कहानी को दिखा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि इसके किसके टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑफ ह्यूमन काइंड, ऑफ वर्ल्ड टुडे। और यही टेररिज्म का ये जो थे ये शिकार हुए ये कश्मीरी पंडित। एक वरना कश्मीर जो है वो उसका कश्यप, ऋषि कश्यप के नाम से उस पर रखा गया है और धीरे धीरे करके सब लोग वहाँ से निकाल दिए गए हैं। तो आई थिंक टेररिज्म ने हर किस्म के इंसान को, हर किस्म के धर्म को नुकसान पहुंचाया है, न केवल पंडितों को, ब्राह्मणों को या हिंदुओं को, पर उसमें मुसलमान को भी काफ़ी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, काफ़ी उनकी भी जानें गई हैं। सरदारों को अभी भी कश्मीर में कितने लोगों ने मुसलमानों को ही मारा है, कितने सरदारों की रिसेंटली हत्या की गई है। तो बिगेस्ट एनिमी ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज़ टेररिज्म। नमस्कार। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका अभी हमने 20 मिनट का दिखाया है, बहुत ही दिल को छू जाने वाली लगी, और जिस तरह की ये स्टोरी है, जिस तरह से ये हमारे हिस्ट्री में हुआ, द कश्मीर फाइल आप लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले क्या ऑडियंस को बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ये यथार्थ है, बहुत ही सत्य है, और ये जो कड़वा सच है ये लोगों तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। और ये विवेक अग्निहोत्री साहब ने जो ये जो बीड़ा उठाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। यू नो, ही डिज़र्व्स ऑल द क्रेडिट टू ब्रिंग दिस स्टोरी आउट। बहुत ही बढ़िया बात है। और देखिए ये बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दारुण है, इतनी इमोशनल कहानी है ये कि जो सत्य है। आप देखेंगे कि मेरा तो ये कहना ज़रूरी ये चाहता हूँ कि अपने दर्शकों से कि हर भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि किस तरह एक मास एक्सोडस हुआ, जेनोसाइड किया गया, एक कम्युनिटी को मार मार के भगा दिया गया, ताकि ये लोगों को दिल दहला देने वाला जो ये सब्जेक्ट है लोगों तक पहुँचे, बिकॉज और ताकि इस तरह की दोबारा घटना हमारे देश में फिर ना हो। यही रीज़न है कि हम सब इस कॉज से जुड़े हैं और हमने ये विवेक साहब ने ये फिल्म बनाई है, बहुत ही काबिल तारीफ, बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है। जिस तरह से आपने कहा कि ये कड़वा सच है, सो कहाँ आपको लगता है किसकी गलती है, क्या कुछ फॉल्ट है, जिस तरह से ये स्टोरी बनी? देखिए आप जब फिल्म देखेंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि किसने, देखिए जो जेनोसाइड हुआ, जो मास एक्सोडस, जो आप देखेंगे जो एक कम्युनिटी को जो प्रोसिक्यूट किया गया, ये पहली बार नहीं हुआ है। ज्यूस के साथ हुआ हमारे देश में। आप देखिए पार्टीशन से पहले, बिकॉज मेरे जो पिताजी थे, मेरे जो दादाजी थे, वो रावलपिंडी के थे, सियालकोट के थे, पेशावर के थे, तो किस तरह वे रातों रात उनको एक भाई देश आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुआ, तो उन्हें पाकिस्तान छोड़कर, जो हमारा जो हिंदुस्तान था वो वेस्टर्न पंजाब था, उसे छोड़ के वहाँ आना पड़ा। तो मैंने तो कहानी सुनी थी यार, कितना मतलब एक कपड़ों में सब कुछ, घर बार हर चीज़ छोड़ के वो आ गए थे, तो एक डिस्प्लेस हो गए थे। उसके बाद में फिर 1990 के दशक में पता चला कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को मार मार के बाहर निकाला जा रहा है, जस्ट बिकॉज आप एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। आप देखेंगे क्या क्या हुआ। और तो ये जो सच था, ये जो कड़वा सच है, ये लोगों तक लाना बहुत ही ज़रूरी था। देर आए दुरुस्त आए, 30 वर्षों बाद या 35 वर्षों बाद, ये कितने ऑलमोस्ट दिस इज़ 32 ईयर्स के बाद ये फिल्म जो है वो 89 में शुरू हो गया था, ये फिल्म आ रही है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आनी चाहिए फिल्म, ताकि लोगों को पता चले, और हम जो है इस तरह की दोबारा ऐसा जो जेनोसाइड ये नहीं होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान में हर भारतीय को रहने का अधिकार है, और किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए वो वहाँ का मसला है, डेफिनेटली वो है। ये मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी पर भी अतिशयोक्ति या एग्रेशन या वॉर जो है वो मसला, वो समस्या का समाधान नहीं है। बिकॉज जब एक युद्ध जो वॉर होता है, तो जो आप देखिए जो घाव तो जो है जो माताओं को, बहनों को, बच्चों पे इसका जो असर है वो केवल उन्हीं पर नहीं पड़ेगा, पूरे विश्व पर पड़ेगा।
और वॉर चीज़ ही ख़राब है। तो देखिए बाद में तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो हाथ मिला लेंगे, हाँ लोग पेपरों में लिख देंगे, सब लिख देंगे, लेकिन जो अपना बेटा खोएगा, जो अपना पति खोएगा, जो अपना बाप खोएगा, उनका दुख तो वैसा वैसा रहेगा। ये है। और ये जो हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि रशिया का ये भी एक रिएक्शन है जो उन्होंने किया है। अगर आप उनका पढ़ें तो वो किसी हद तक वो गलत नहीं है। उनको लगता है कि भाई आप ये जो बिग डैडी अप्रोच क्यों है, आपने इराक को इन्वेड किया और उसको निस्तो नाबूद कर दिया, उस मुल्क को, सिर्फ ये इस प्रिटेक्स्ट पर कि ये इस कंट्री में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। आपने पूरे मुल्क को निस्तो नाबूद कर दिया, तहस नहस कर दिया। बाद में कहा कि नहीं सॉरी आवर इंटेलिजेंस फेल्ड अस। लेकिन जो लोग मरे उनका क्या? तो ये जो बिग डैडी अप्रोच है जिसके खिलाफ रशिया ने आवाज़ उठाई है, तो बहुत सही किया, और उन्हें क्यों नहीं करेंगे। तो ये ये जो है लोगों का मरना, ये बिल्कुल सही नहीं, मैं ये मानता हूँ। और बस मैं तो चाहूँगा कि जितने ये युद्ध जो है ये समाप्त हो फटाफट, बिकॉज ये न केवल उन पर, ये हम पर भी, पूरी दुनिया पर इसका वो होगा। एंड वॉर इज़ नॉट द आंसर फॉर एनी प्रॉब्लम। बैठ के डायलॉग में करके इसको तय करना चाहिए, और बस ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि बहुत जल्द ये ख़त्म हो। हमारे देश में कर्नाटका में अभी हिजाब को लेकर भी काफी चर्चा चल रही है, कंट्रोवर्सी हो रही है उस पर। हाँ, पहली बात है, देखिए ना, ये तो क्या, ये जो लोग हैं ये बार बार हमारे देश में मतलब अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान में कहीं भी हिजाब का जिक्र नहीं है। और हिजाब कहते हैं परहेज से, क्या इंसान का जो परहेज है, हिजाब बुराई से होना चाहिए, बदी से होना चाहिए, ये है। एंड इट इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट। तो ये खामखा भाई आप अपना आप पहनिए, आप अगर आप एक बिलीव करते हैं, आप घर पे हैं, आप बाहर घूमने जा रहे हैं, करिए। लेकिन स्कूल्स जो हैं, जो एक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका एक जो ड्रेस कोड है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। कल अगर अपना दिगंबर जो हैं वो आगे कहीं जी नागा साधु के हम पूरे वैसे आना चाहेंगे, क्या हम उन्हें अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ये बिल्कुल जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये ज़िंदा रखने के लिए, ये जो तबके हमारे देश को तोड़ने के लिए ये लगे हुए हैं। और ये बहुत ही, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पहले भी था कि इट इज़ नॉट एन एसेंशियल। ये आप पहना, आप घर में पहनिए, आप बाहर रहिए। और औरतों पे जो ये जो पाबंदी लग रही है, क्योंकि वे जो लोग इस तरह की, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। गॉड ब्लेस। सर सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी कि हमने 20 मिनट का जो देखा है बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाने वाली है, और जिस तरह से ट्रेलर हमने देखा वो भी दिल को छू जाने वाली है। ये इंसिडेंट जिस तरह से आप सच्चाई के साथ ला रहे हैं, द कश्मीर फाइल्स, क्या कुछ आप बोलना चाहते हैं ऑडियंस से? सबसे पहले ये मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म सच्चाई पर आधारित है। ये एक दिल से बनाई गई फिल्म है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के दिल तक पहुंचेगी, और वो हो भी रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों के रिव्यूज़ देख चुका हूं। आप लोग जिस तरह से ट्रेलर को देख कर टच हुए हैं, उससे प्यार किया है, उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी फिल्म को हेल्प कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने में, उसके लिए थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म भी आपको जैसे ट्रेलर पसंद आया वैसे ही फिल्म भी पसंद आएगी। अगर कैरेक्टर की बात की जाए, जब आपको ये ऑफर किया गया था, क्या कुछ आप फर्स्ट थाउट था इसको लेकर, और जब ये कैरेक्टर आप निभा रहे थे, क्या कुछ आप सोच रहे थे? जब मुझे ये कैरेक्टर ऑफ़र किया गया था तो सबसे पहले मुझे याद है मैं पल्लवी मैम से मिला था, और उन्होंने मुझे ऐसे ही वीडियोस दिखाए थे जो अभी आपने 20 मिनट्स के वीडियो देखे, जो रियल लोगों के साथ जो बीती उन पे आधारित थे। उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर शूट किया था, और मैं नम रह गया था। शायद मैंने यहाँ भी देखा लोगों की आंखें भर आई थी वो सब देखने के बाद। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। फिर मेरी मुलाकात विवेक सर से हुई, और उन्होंने मुझे ज़्यादा क्योंकि मैं वो वीडियोस देखने के बाद कुछ बोलने की उसमें था नहीं, तो उन्होंने कहा मैं समझ सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, और स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त मुझे सेम एग्जैक्टली जो मैंने वीडियोस में देखा था, जो डायलॉग सुने थे, जो लोगों की बात सुनी थी, वही फिल्म के अंदर था। एक भी शब्द ना इधर से ना उधर से, क्योंकि विवेक सर ने बहुत ही खूबसूरती से वो स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे, और जो रियल हैं और जो रियल हुआ है। क्योंकि इसी वजह से अब आप देखें तो रील और रियल के बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं।
क्योंकि पब्लिक डोमेन में है वो सब कुछ जो हुआ था। तो इस कैरेक्टर को प्ले करते वक्त मुझे बहुत कुछ ऐसे ही वीडियोस देखने पड़े जो बहुत पेनफुल थे, और जिनसे मैंने शूट स्टार्ट किया था उससे फिल्म ख़त्म होने के 15-20 दिन बाद तक मुझे थोड़ा सा ऐसा लगने लगा था कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, क्योंकि वो कैरेक्टर ही थोड़ा सा चैलेंजिंग, ये कृष्णा पंडित का बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, क्योंकि स्टूडेंट है, बहुत सारी न्यूज़ से उधर से कुछ बातें सुनता है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है, तो वो जब उसके सामने कुछ उल्टा होता है तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है लाइफ। और तो वही है कि बहुत चैलेंजिंग रहा, लेकिन अभी प्यार मिल रहा है तो या आई एम ग्लैड पीपल आर लाइकिंग इट। सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी यूक्रेन में चल रहा है, इस पे क्या कुछ आपकी टेक है? एक्चुअली दिल टूट जाता है ये सब देखकर। मुझे लगा था कि कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, हमें एक दूसरे के प्यार की ज़रूरत है, एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत है। कोविड टाइम में यही हुआ था कि लोग सब भूल भाल कर एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे हर तरीके से। तो मुझे लगा था कि शायद हमें इससे सबक मिल जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। अभी तक हमारी इकोनॉमी उठी भी नहीं और हम कोविड से बाहर भी नहीं आए हैं, लेकिन अब देश लड़ रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं आपस में, फिर से वही शुरू हो गया है। बट आई बिलीव कि ये सब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि प्यार बांटने से प्यार मिलता है, बढ़ता है, और प्यार से ही और एक दूसरे के सहारे से ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। अभी जैसे अपने देश में कर्नाटक में हिजाब को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, आपकी इसमें क्या राय है? जैसे मैंने बताया कि वो समझ नहीं आ रहा कि लोग क्यों ऐसा हर चीज़ पे अभी टची होते जा रहे हैं और इशू बनाते जा रहे हैं। सो अपने शो को लेकर और क्या कुछ ऑडियंस से आप अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ बोलेंगे? हमारी फिल्म को ये है कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। एक एक चीज़ जो फिल्म में आप देखेंगे वो आप पब्लिक डोमेन में देख सकते हैं, वो रियल में हुआ था। और इस फिल्म का मकसद ये है कि ऐसा कभी किसी भी कौम के साथ, किसी भी इंसान के साथ आगे ना हो। हम इससे सीख लें, हम एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें और एक दूसरे की हेल्प करें, तभी हम लोग सरवाइव कर पाएंगे और आगे जीवन में खुश रह पाएंगे। तो ये फिल्म आपको ये सीख देगी और ये देगी कि जब इंसानियत ख़त्म हो जाती है तो फिर क्या होता है, तो वो ख़त्म नहीं होने देना है हमें एक दूसरे से प्यार करना है। तो आप लोग इस फिल्म को देखिए और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बोलिए। तो मैम सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि ट्रेलर मैंने देखा, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मतलब मैं कनेक्ट हो गई, और जिस तरह से अभी मैंने 20 मिनट का वो जो आपने दिखाया वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर दिया। आपसे जानना चाहूँगी आप ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे द कश्मीर फाइल को लेकर? मेरे ख्याल से नाम में ही सब कुछ है, और लोग आएँ फिल्म देखें तो बस उन्हें पता चलेगा। बाकी कश्मीर के बारे में और क्या बोल सकते हैं। आई थिंक हमारे ट्रेलर ने ही जितना बोलना था वो हम बोल चुके हैं। जख्मों को भरने का एक ही तरीका होता है कि उन जख्मों के बारे में उसके बारे में क्या पूछा जाए, उससे बातचीत। देखिए, आज तक आपने शायद मुझे जिन किरदारों में देखा, आई वाज ऑलवेज प्लेड अ गोडी टू शूज़, और मैं कहीं बहुत ऊब चुकी थी उन कैरेक्टर्स से, क्योंकि फिर कोई मज़ा नहीं आता करने में। यू डूइंग जस्ट द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। बट विद विवेक आई थिंक ही गिव्स मी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, और जो लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो जब आप उनको दिखाते हैं तो इट बिकम्स अ चैलेंज, एंड it's a very interesting process to get into the skin of these characters, because I'm not that person at all. Like कल को मुझे किसी ड्रग एडिक्ट का रोल करना होगा, या रैग पिकर का रोल करना होगा, या किसी प्रोस्टिट्यूट का रोल करना होगा, there is no way that I can identify with these people, but I will have to. That process becomes very interesting. I have to get under the skin of that character and become them. So because it is nothing like me, the process becomes very interesting, और फिर उसमें आप हार्ड वर्क भी करते हैं उतना, तो इसलिए ये कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, दे बिकम अ चैलेंज। अरे इतने सारे, पर जल्दी 2-4 मिनट में। क्या नाम है आपका? प्रीति। इतने सारे पकड़ लेती हूँ एक साथ। चलो धन्यवाद, सॉरी मैंने तुम्हें बुलाया। सब एक साथ आ जाओ, चलो। हाँ, ये हुई ना बात प्रीति जी के लिए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेट्स बोलना चाहूँगी, जिस तरह के आप मुद्दे उठाते हैं, सच्चाई जिस तरह से आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, और हमने ये ट्रेलर देखा, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर दिया मुझे, और जिस तरह से आपने 20 मिनट का वो दिखाया वो भी ज़्यादा इमोशनल फील हुआ उसको देख कर। ऐसा आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे ऑडियंस को द कश्मीर फाइल्स?
देखिए कई बार क्या होता है कि कश्मीर के साथ समस्या ये हो गई कि कश्मीर पे बात बहुत बात हुई अबाउट द जेनोसाइड, मर्डर्स, रेप्स, उसके बारे में बात बहुत हुई। पर जिन लोगों के साथ ये हुआ, जिनके साथ ये मर्डर हुआ, जिनके साथ ये रेप हुआ, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, उनसे किसी ने बात नहीं करी। और जब हम और पल्लवी जी निकले ये बात करने उन लोगों से, आप यकीन नहीं करेंगी कि टूटे हुए दिलों की आवाज़ एकदम अलग होती है। टूटे हुए दिल बोलते नहीं, उनको सुना जाता है। और ये मैंने सीखा कि जब मैंने उनसे बात करनी शुरू की तो यानी मेरे जीवन का एक हिस्सा टूट गया, समझ लीजिए जैसे क्रैश हो गया, कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, मैं भी क्रैश हो गया कि हमने सारा टाइम उसको एक पॉलिटिकल नज़रिए से देखने में बिता दिया। पर कहानी तो इंसानों की थी, उनके दर्द की थी। उनकी माँ को मारा गया, बाप को मारा गया, बच्चों को कुचला गया, कहानी तो उस बारे में थी। पर हम बात करते रहे एक ऐसी कहानी की जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और इतना धोखा दिया है हमने देश के लोगों को, पिछले 30-32 साल में इतना धोखा दिया है, मेरा दिल पीड़ा से भर जाता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगा, मुझसे अभी किसी ने पूछा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैंने कहा मैं जिम्मेदार हूँ। और ये फिल्म मेरा प्रायश्चित है, क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैं एक राइटर हूँ। जब ये हुआ था तो मैंने क्यों नहीं कलम उठाई और कुछ लिखा, क्यों नहीं मैंने फिल्म बनाई। कुछ नहीं तो मैं एक कैमरा ले लेता और उससे भी कुछ शूट करके कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। इसलिए क्योंकि क्यों करूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा है। लेकिन अब मैं जो कर रहा हूँ ये मेरा प्रायश्चित है। मैं आने वाली जनरेशन्स को इतना साहस और हिम्मत हो इस फिल्म से कि वो भी ये कहानियाँ सुनाने पे मजबूर हो जाए। जिस तरह से सिचुएशन चल रही है अभी ये यूक्रेन में, अगर बात की जाए उसकी, या फिर अपने देश की बात की जाए कर्नाटका में हिजाब को लेकर, उस पर आपकी क्या कुछ टेक होगी, क्या कुछ ओपिनियन है? देखिए